हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगस्ता जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आर के दुबे पॉलिटी का सेगमेंट लेके आया हूँ आपके साथ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आज मैं पॉलिटी को इस व्यू से आपको समझाने वाला हूँ कि पॉलिटी के दो पार्ट के रूप में आप देख सकते हैं पॉलिटी को। एक तो हो गया जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं, जैसे संघवाद है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, तमाम मुद्दे जो है टॉपिक वाइज, वो आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो परंपरागत है वो तो पूछे ही जाते हैं। वो सभी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और सबका लगभग आंसर वही होता है जो होना चाहिए। लेकिन यदि आपको कुछ विशेष करना है, सबसे हट के करना है, अगर एक नंबर आपको ज्यादा चाहिए, 2 नंबर ज्यादा चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो उसके लिए एक ही आपके पास विकल्प है कि आपको जो समसामयिकी घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन जो आयोग देता है उस क्वेश्चन के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक तो सेगमेंट आपने देखा होगा कि मैंने लाया था एसआईआर का मुद्दा, जो हो सकता है कि अगला जो मेंस का एग्जाम होगा, आपको मालूम ही है कि मार्च के अप्रोक्स में देगा, मेंस का होने वाला है। टेंटेटिव डेट तो आपके सामने ही होगा। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि जैसे एसआईआर का मुद्दा है, राजनीतिक अपराधीकरण का मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है, जो करंट इशू से पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन पर ही ध्यान केंद्रित होता है कि आपकी सोच कितनी बेहतर है। तो उसी तरह से आप दो पार्ट को समझ लिए पॉलिटी में। एक ट्रेडिशनल को तो पॉइंट वाइज सब कोई पढ़ाता है, लेकिन करंट इशू को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो उसी टाइप से एक करंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, पीवाईक्यू का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन यहां पर बनता है कि राजनीति, सॉरी, अगर बात करते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार राज्य के संदर्भ में, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब देखिएगा कि यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। यदि इसका इंट्रो देते हैं तो कैसे देंगे? तो इसका इंट्रो दो पार्ट में देना पड़ेगा, एक राजनीति का अपराधीकरण, एक अपराधियों का राजनीतिकरण। तो सबसे पहले मैं आपको यदि बात करते करें तो एक बात आपके सामने रखते हैं। आप नाम सुने होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल जी। तो अटल जी का एक शब्दों के कोट, एक उनके वाक्यों का कोट करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अटल जी ने एक बात कहा था। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसा दौर था जब अपराधी भाग करके हमारे पास आते थे या नेताओं के पास जाते थे शरण लेने के लिए। लेकिन एक राजनीति में ऐसा भी दौर आया जब राजनेता चुनाव जीतने के लिए अपराधियों के पास जाने लगे। यही शब्द जो है अटल जी का इस क्वेश्चन को, उक्ति को करता है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। और जो शब्द है यहां पर क्वेश्चन यही पीवाईक्यू में दिया है आपको कि जो भी है इसका एग्जाम्पल बिहार से यदि सेट कर दिया जाए तो क्वेश्चन भरपूर हो जाएगा। तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, सॉरी, तीन पार्ट होते हैं। एक हो गया इंट्रो यानी परिचय, एक मेन बॉडी मुख्य भाग, और तीसरा निष्कर्ष। यही तीन पार्ट में कोई भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन तो सबसे पहले है कि इंट्रो में हम देखते हैं कि यहाँ पर 80 से 120 शब्द में लिखने हैं, तो छोटे शब्द में कितना लिख सकें। तो यहाँ पर दोनों का यदि परिभाषित कर देते हैं तो यहाँ पर काम हो जाएगा। तो मैंने अटल जी का जो उक्ति कोट किया था, ये आपको याद होना चाहिए कि राजनीति में एक दौर ऐसा था जब अपराधी अपने जान बचाने के लिए भागकर हमारी शरण में आते थे, यानी अपने को राजनेता बताए कि हमारी शरण में, यानी हमारे जैसे लोगों के शरण में आते थे, राजनीतिक पार्टी के पास आते थे। लेकिन राजनीति में एक दौर ऐसा भी देखने को मिला कि नेता चुनाव लड़ने के लिए अपराधियों के पास जाते हैं, चुनाव को जीतने के लिए, लड़ने नहीं जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं, जिसको कह सकते हैं बाहुबल, जिसको बूथ कैप्चरिंग कहना, डराना, धमकाना, जो भी है, इसी का नाम है क्या है? अपराधियों का राजनीतिकरण। तो आइए अगले बात को समझते हैं। अगर परिचय को दे तो परिचय में दो पॉइंट बताते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण।
क्या तात्पर्य है? नहीं, बस केवल राजनीति का अपराधीकरण। यदि राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि वैसी स्थिति जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिए, वैसी स्थिति जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिए जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिए क्या करते हैं कि राजनीति का सहारा लेते हैं, यानी चुनाव लड़कर राजनीति का सहारा लेते हैं, अर्थात चुनाव लड़कर विधानसभा या संसद में पहुंचते हैं। तो ये बातें हुआ कि चुनाव लड़कर, अर्थात चुनाव लड़कर कम से कम लिख दे रहे हैं, चुनाव लड़कर मतलब कि संसद या विधानमंडल में पहुंचते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। लेकिन दूसरी बात हो गई अपराधियों का राजनीतिकरण। यदि इस बात को देखा जाए तो जब सरकार अपराधियों के इशारे पर चलती है, जब सरकार अपराधियों के इशारे पर चलने लगे के सहयोग से, इसको और शब्द को सुधार लेते हैं, के सहयोग से चलने लगे, इशारे को हटा देते हैं, के सहयोग से चले कि अगर एक अपराधी भाग जाएगा तो सरकार गिर जाएगा, या अपराधी सपोर्ट नहीं करेगा तो हम अगले चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, अपराधियों को रखना हमारे चुनावी राजनीति का मजबूरी हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? अपराधियों का राजनीतिकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? अपराधियों का राजनीतिकरण बोलते हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, अटल जी के शब्दों से ही उक्त हो गई। और इसके इतिहास को देखा जाए तब पूरे जिस लालू जी के पूरे राज्य में कहा जाता है अपराधियों का वर्चस्व रहा, वो पूरे राज्य को देख लिया जाए, या नीतीश जी के राज्य में ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल कमोबेश ऐसा नहीं है जो अपराधियों का टिकट नहीं दिया है। जिनके लोग अपराधियों का टिकट नहीं दिया है या जिन पार्टी से अपराधी जुड़े नहीं हुए हैं, अब मैं किसी को अपराधी नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, मैं उसी शब्दों को ही आपराधिक बोला, ऐसे मेरी किसी पर पर्सनल आक्षेप लगाने की मानसा नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं, तब मुख्य भाग की ओर चलते हैं। तो यदि मेन बॉडी में चला जाए, मुख्य भाग में चला जाए, तो अगले टॉपिक में आते हैं कि मुख्य भाग में कि वर्तमान स्थिति क्या है, करंट इशू की वर्तमान स्थिति क्या है। तो एक बात वर्तमान स्थिति के जाए तो एक संस्था है एडीआर, एक संस्था है एडीआर। एडीआर की बात करते हैं तो एक संस्था, मान लीजिए कि जैसे वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो एक संस्था है एडीआर। तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर का फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एडीआर एक संस्था है जो आंकड़े जारी कर सकता है। तो एडीआर के अनुसार ऐसा आया कि 2004 से, कब से जी? 2004 से आपराधिक छवि के लोग, आपराधिक छवि के लोग, आपराधिक छवि के लोग कहीं ना कहीं संसद या विधानमंडलों में पहुंचने लगे 2004 के बाद। ऐसा एडीआर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है कि 2004 में आपराधिक छवि के लोग जो पहुंचे थे संसद में, उनकी संख्या 24% थी। यही बात करते हैं अगर 2009 की, कितने की? 2009 की। तो 2009 में कहा गया कि लगभग 44% जो रहे मुस्लिम उम्मीदवार, जो रहे वो कितना रहे, जितने मुस्लिम सांसद रहे उसमें 44% आपराधिक छवि के रहे। मुस्लिम, जितने मुस्लिम सांसद रहे, कौन? मुस्लिम।
आपराधिक छवि के लेकर है। इसको ना अपोजिट पार्टी, आप जानते होंगे मनमोहन सिंह की सरकार है, इसमें क्या कहना है, अपोजिट पार्टी इस पर बहुत आवाज उठाई, बहुत आवाज उठाई। लेकिन यदि बात करते हैं, लेकिन यदि बात करते हैं अगर 2014 के सॉरी 19 के बाद 2014 की बात करते हैं, 2009 के बाद 2014 की बात करते हैं, तो 2014 में आपको 43% सांसद जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है वैसे सांसद चुन के गए। और 2014 के बाद यदि 2019 की बात करते हैं, 2019 का, तो 2019 में 46% सांसद, 2019 में ना 2014 नहीं, 2019 में 43% रहे, 2019 में 43%, और 2024 में, एक सेकेंड, 2024 में 46% सांसद जो रहे जिन पर की आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये मैं नहीं बोला, ये एडीआर का डाटा है कि 2004 से आपराधिक छवि के लोग बढ़ने लगे। तो वर्तमान स्थिति आप समझ गए होंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि 2004 के बाद अपराधी छवि के लोग संसदों में, विधानमंडलों में, हर राज्यों के विधानमंडलों में, यहां तक कि बिहार में भी लगभग वही दशा है, बिहार में भी लगभग वही दशा है कि यहाँ पर ना कितना 37-38% जो है वर्तमान में विधायक लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपराधी छवि के आते हैं। अपराधी छवि बोलने का मतलब होता है कि जिन पर अपराध का मुकदमा दर्ज है, मैं उन्हीं को अपराधी छवि बोला। मैं कोर्ट नहीं हूं कि मैं किसी व्यक्ति को अपराध साबित हो जाए तो ना उसे अपराधी बोलेंगे। अपराधी छवि के जिन पर कि अपराध का मुकदमा 2-4-10 गो दर्ज है। ये आपको एडीआर का रिपोर्ट है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ऐसा बोला। अब दूसरा पॉइंट होता है कि राजनीति के अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। अगर राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है वोट बैंक। यदि वोट बैंक की बात करते हैं तो अपराधियों के माध्यम से उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास करती है, वोट बैंक को साधने का प्रयास करती है। यानी कुल मिला के ऐसा भी कहा जा सकता है कि धमकाना, डराना, जाति विशेष के नाम पर वोट लेना, ये सब कहीं ना कहीं राजनीति के अपराधीकरण का नमूना है। यहाँ पर ठीक है, मैंने बताया है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, पिछले वीडियो में आपके पास ऐसा है। लेकिन आज आदर्श आचार संहिता होने के बाद भी यहाँ पर वोट बैंक के लिए यहाँ पर अपराधियों का सहारा लिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए जी? धन। धन जो होता है तमाम दान के माध्यम से आता है, जो ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गया, उसके माध्यम से आता है। तो कुल मिला के ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट का दूसरा नमूना है। ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या है। दूसरा है निहित स्वार्थ। अगर निहित स्वार्थ की बात करते हैं तो जिसको कह सकते हैं कि पर्सनल स्वार्थ आपसे हुए, तो निहित स्वार्थ में ऐसा होता है कि विशेष समाज के साथ खड़ा होने की बातें आती है। किसके साथ? विशेष समाज के साथ। आप यदि विधायक है तो पूरे क्षेत्र के न विधायक है जी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि विशेष समाज के साथ, विशेष समाज के साथ खड़ा दिखते हैं, विशेष समाज के साथ खड़ा दिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है, वोटिंग जो होता है या चुनाव का जो स्थिति होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। तो जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उन प्रत्याशियों में से जिनको सबसे अधिक मत मिलता है उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। तब सोचते हैं कि मान लीजिए कि हम हर समाज के लोग, हर तबके के लोग काम न करके एक समाज के लोगों पर यदि काम करते हैं, एक समाज के लोगों को यदि वहां पर बाहुबल के नाम से या धनबल के नाम से या जैसे खरीद लेते हैं, चाहे उसके नेता बन जाते हैं, तो हमको चुनाव, मान लीजिए कि यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर मतदाता जो है, अगर मान लीजिए कि 25,000 वोटिंग हो जाए एक तरफा तो कोई जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है वोट पड़ता है? 3 लाख। अब 3 लाख वोट में
3 लाख वोट में 25,000 वोट पर कैसे जीत जाएंगे? तो किसी को 25,000 मिला, किसी को 24,000 मिला, 12, 13, 14, 15 उम्मीदवार खड़े हैं। तो लास्ट में क्या हो गया ना कि 25,000 वाला क्या होता है, वोट कटते सबसे विनर हो गया। तो 25,000 पर लोग ज्यादा पर काम करने के अलावा, पूरे क्षेत्र में काम करने के अलावा कमे पर काम करने पर भरोसा करता है। और बाहुबल के तो विषय में बताना ही नहीं है। बाहुबल के विषय में और किसी को बताएं तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि जबरदस्ती वोटिंग लेना। और धनबल की बात करते हैं तो काला धन या क्या होता है, विदेशों से आने वाले फंड, आपराधिक फंड, ये सब धनबल के नतीजे हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण के कारण को आप समझ सकते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मैंने उन कारणों पर चर्चा किया। इसके अलावा इसमें 3-4 पॉइंट को हल्का हल्का ही बताना है। हम थोड़ा सा इसको डीप इसलिए बता रहे हैं कि ये डाटा जो है ना, सबसे पहले एडीआर का डाटा तो स्थिति, वर्तमान स्थिति को डालने के लिए करना ही पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को डालने के लिए एडीआर का डाटा डालना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट के साथ चलते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर देखते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण के निहितार्थ। अब देखिएगा कि यदि राजनीति अपराधीकरण के सहारे हो जाए तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं निष्पक्षता को बाधित करेगा। आप देखिएगा किसी क्षेत्र में कोई बाहुबली खड़ा है तो ऐसा होता है कि लोग उनके सामने नहीं जा पाता है, उनके विरुद्ध वोट देने नहीं जा पाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाहुबली क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको अपने साथ अपने गाड़ी में बैठा करके बूथ पर घुमाते चलते हैं, ताकि उनका जो ही वोट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए। तो ये निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ हो जाता है। अगर बात करते हैं सुशासन को प्रभावित करना, यदि अगर राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा तो अपराधियों का बोल चाल व्यवहार, अफसरों को धमकाना, जनता को धमकाना, ये जो होता है सुशासन के विरुद्ध तो जाएगा ही जाएगा। लोक सेवकों के सत्यनिष्ठ निष्ठा को प्रभावित करना। अब लोक सेवक जो सरकारी अधिकारी चुनाव कराने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहते हैं सरकारी अधिकारी की निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनसे कहा जाता है अपराधियों के गुटों के माध्यम से, उनके गुर्गों के माध्यम से कि आप वोट कराने आए हैं तो सिर्फ वोट कराइए और नहीं तो यहाँ से पैदल चले जाइए, आपको लौटना है कि नहीं। तो सबसे पहले अपने जान बचाने के चक्कर में जिस दल में वोट जा रहा है आंख मूंद के कह रहे कि जाइए, देने दीजिए। तो गलत व्यक्ति भी कहीं ना कहीं वोट का शिकार बनता है। ऐसा माने गलत वोटिंग भी होता है, ऐसा अक्सर आरोप लगते हैं। तो ये अपराधीकरण के नमूने हो गए। और दूसरा होता है सामाजिक वैमनस्य। यदि ये व्यवस्थाएं होगी तो समाज में जो होगा किसी का उत्थान नहीं होगा, समाज में सबके साथ समानता नहीं होगी, समरसता नहीं होगा। समाज में क्या होगा, बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलेगा। तो ये सामाजिक वैमनस्य की भावना यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। अगले पॉइंट के साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की अयोग्यता। तो हमारे यहाँ इसके अयोग्यता को निर्धारित करने वाले हम कौन होते हैं, तो ये सबसे पहले आया था, चुनाव आयोग एक लॉन्च किया था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार ऐसी बातें रखी गई थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामलों में 2 वर्षों की सजा हो जाती है तो वो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या बोले हैं जी? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हो जाती है, तो लिखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 के अनुसार किसी उम्मीदवार को 2 वर्ष की सजा हो जाती है। कितने वर्ष की? 2 वर्षों की सजा हो जाती है। सजा हो जाए तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है या उसकी उम्मीदवारी घोषित हो जाएगी, सॉरी अयोग्य हो जाएगी। घोषित नहीं बोले, अयोग्य हो जाएगी, उसकी उम्मीदवारी अयोग्य हो जाएगी यदि किसी को 2 वर्षों की सजा हो जाए। तो देखिए आरोपी और दोषी में अंतर होता है। जब सजा हो जाए तो वो दोषी है, और नहीं तो जब तक केस ट्रायल पर चल रहा है या केस हुआ है उस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा तब तक आरोपी है।
ये बात को ध्यान में हमेशा रखना है। और ये जो हो जाए तो धारा 8 कितना दिन के लिए बाध्य करता है, तो यदि 2 साल की सजा हो जाए तो आजीवन नहीं लड़ेगा, तो नहीं, जनप्रतिनिधित्व कहता है कि वह 6 वर्षों तक, आगामी आने वाले जिस समय से सजा हुई उस समय से 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बात तो समझ में आ गया ना कि किसी मुकदमे में उस व्यक्ति को, अगर मैं क्लियर हट गया बोर्ड से, कि अगर किसी मुकदमे में उसको 2 वर्षों की सजा हो जाए तो वह चुनाव क्या करेगा जी, कि वह चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर पहले से विधायक या सांसद है भी तो उसकी उम्मीदवारी उसकी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, और आगामी वो 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ेगा, जब से उसका सजा मैंने सजा काट के निकला तब से वह 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ डिसीजन होगा, ये भी आपको मेन बॉडी में ही रखना पड़ेगा, उसके बाद निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो चलिए, कुल मिलाकर के यदि बात करते हैं तो राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ कुछ सिफारिशें आई। तो राजनीतिकरण के खिलाफ कुछ सिफारिशें आई, तो ये सिफारिश में क्या है कि चुनाव आयोग के पास में लिखित आवेदन देने पर चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेगा अपराधीकरण के खिलाफ। मैंने एक पोर्टल भी बताया था, आपको याद होगा, नहीं तो पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, आदर्श आचार संहिता में। मैं उस पोर्टल का नाम नहीं बताऊंगा, आप उस पोर्टल को पिछला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उस पोर्टल का नाम कि चुनाव आयोग एक पोर्टल डिजिटलीकरण में एक पॉइंट दिए थे, तो उस पोर्टल में जाके ऐसा है कि आप अगर कहीं भी ऐसा अपराध की बातें होती है या आचार आदर्श संहिता का जो उल्लंघन किए जाते हैं, तो उसके लिए 5 मिनट के अंदर का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा, तो वह सर्वर से ट्रैक करके वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही होता है कि इसके लिए जो सिफारिशें की गई है, ये सिफारिश सबसे महत्वपूर्ण है। वहां से एक पॉइंट जितना आपको हो सके उस वीडियो से लिख दीजिएगा, बस डिजिटलीकरण वाला से। अब लास्ट एक पॉइंट चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का उदाहरण। तो सर्वोच्च न्यायालय का उदाहरण की यदि बात करते हैं तो एक है सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण में कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज मतलब बनाम हो गया, बनाम भारत संघ। अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहां पर लिखा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज भारत संघ, एक कब भारत संघ का एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म का कब घटना आया है भारत संघ का। घटना को यदि देखा जाए एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म का, तो इस घटना के सहारे एक बात ऐसा आया है कि ये घटना 2002 में आया था। कब आया था जी? 2002 में। इसके अनुसार ऐसा किया गया था कि यदि भारत संघ के घटना के अनुसार ऐसा किया गया था कि यदि कोई भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है, सॉरी इसको फिर से सुधार लेते हैं, यहां पर है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज भारत संघ 2002 में आया। ये घटना ऐसी आई कि उम्मीदवार उम्मीदवार को अपना कर लेते हैं, उम्मीदवार को अपना शपथ पत्र यानी एफिडेविट या हलफनामा जिसको कह सकते हैं, अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, उम्मीदवार को अपना शपथ पत्र जमा करना होगा। क्या करना होगा जी? उम्मीदवार को अपना शपथ पत्र देना होगा, हलफनामा देना होगा। तो उम्मीदवार को अपना शपथ पत्र देना होगा। तो इसके सेंस में ऐसा कहा जा सकता है कि उस शपथ पत्र में क्या क्या उम्मीदवार देगा, तो अपना शैक्षिक योग्यता देगा,
क्या क्या देगा जी शपथ पत्र में? शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता लिखना अनिवार्य है। वित्तीय रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अपराध या केस का उल्लेख। ये तीन चीज को आपको देना अनिवार्य है। मैंने इसी संदर्भ में थोड़ा सा मिस कर रहे थे हम कि दिमाग पर नहीं चढ़ रहा था कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में क्या था कि यही हलफनामा की बातें कही गई थी। ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट दिया कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे अपना शपथ पत्र देना होगा जिसमें कि जितने चीजें चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट सब रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड को जारी करना होता है कि उनकी सालाना इनकम क्या है, अब तक की संपत्ति क्या है, जो भी है ये सब को इनकम को दिखाना पड़ता है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता और अपराध केस का उल्लेख किया जाता है। अब इसी में देखते हैं कि तमाम जो बिहार के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो तमाम उम्मीदवार को ऐसा देखने को मिलता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब वे अपने हलफनामा में एफिडेविट में फंसते हुए नजर आते हैं। कभी किसी को 7वीं पास, कभी किसी को 12वीं पास, कभी किसी को 9वीं फेल, इस तरह की घोषणाएं होती रहती है। कौन कहां से डिग्री लाया, किसकी कितनी संपत्ति है, ये चीज़ों पर संपत्ति यदि आप यहाँ दर्शाते हैं उससे अधिक की संपत्ति आपको है तो आप टैक्स कितना भरते हैं, चूंकि यहाँ संपत्ति दर्शाने के बाद तो आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट दिया कि कोई लूट करके एकाएक करोड़पति न बन जाए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे कह सकते हैं कि रमेश दलाल वर्सेज भारत संघ का एक मुकदमा आता है। कौन जी? रमेश दलाल वर्सेज भारत संघ। रमेश, दूसरा पॉइंट इसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट का, रमेश दलाल वर्सेज मतलब बनाम होता है हिंदी में, बनाम भारत संघ। अब यदि बात करते हैं रमेश दलाल वर्सेज भारत संघ का तो इसमें सिंपल कह सकते हैं कि इसमें वही बातें हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपराध के मामलों में, अपराध के मामलों में, अपराध के मामलों में 2 वर्षों से 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा मिली हो, यानी 2 वर्षों की सजा मिली हो, 2 वर्षों की सजा मिली हो, किसी व्यक्ति को अपराध के मामलों में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा मिली हो तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी मैंने ऐसा पढ़ाया है। लेकिन मिड अवधि में मिले तब उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन वह 2 साल पार कर गया और 6 साल की अवधि और पार कर गया, 2 साल की सजा काट लेने के बाद 6 साल और पार कर गया तो फिर से दोबारा वो चुनाव लड़ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधायक है, उस पर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और 2 साल का सजा है, 2 साल सजा काट लिया, अब फिर 6 साल उसका और टेनवर माने और उसका कार्यकाल पूरा हो गया, 6 साल का और टाइम पूरा हो गया तो वह बन सकता है। अब ये पूछिएगा कि सर 6 साल क्यों रखा गया, लोकसभा का चुनाव 5 साल का होता है। तो मैंने कभी भी नहीं बोला था, राज्यसभा के व्यक्ति भी सांसद कहलाते हैं और विधान परिषद के व्यक्ति भी विधायक कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कार्यकाल रखा गया है, एक सीजन और उसको सुधार करके जन समाज के मुद्दे पर काम करने के लिए समय दिया जाता है, एक पूरा सीजन। इसलिए 6 साल यहाँ पर पीरियड रखा गया है। तीसरा एक और इसमें केस है जिसमें कि कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज भारत संघ। यह कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट संघ, ये भी लिखिए दे रहे हैं, पब्लिक पब्लिक इन इंटरेस्ट संघ
वर्सेज भारत संघ। अब ये जो आया था, ये जो आया था, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट संघ जो आया था साल 2019 में आया था। रमेश दलाल आया था 2005 में आया था, ठीक है ना। तो 2019 में आया था। तो इसमें ऐसी बातें कही गई कि यदि राजनीतिक दल पर यहां पर अंकुश कसा गया। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो उम्मीदवार देती है, उम्मीदवार जो देती है, राजनीतिक दल जो उम्मीदवार देती है, राजनीतिक दल जो उम्मीदवार देती है, वह उम्मीदवार की विषय में बात किया जाए तो उसके जो भी आपराधिक रिकॉर्ड होंगे, उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने अनिवार्य है, या विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड करने अनिवार्य है, या अखबार में प्रकाशित करने अनिवार्य है। अखबार में प्रकाशित करने अनिवार्य है। अब आप जो जानते ही हैं कि राजनीतिक दल कोई बेवकूफ नहीं है कि बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे, बहुत बड़ा विज्ञप्ति दे, ऐसी तो कोई बेवकूफ तो है नहीं। तो क्या करता है कि वैसे पेपर में विज्ञप्ति दे देता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, वैसे पेपर में विज्ञप्ति दे देता है जिस पेपर को सामान्य लोग पढ़ते ही नहीं है, सामान्य लोग से पहुंच से बाहर हैं। जैसे आप देखते होंगे आज पेपर, एक जमाना का बहुत प्रचलित पेपर था, शिव नारायण गुप्ता का शायद पेपर था आज, तो बहुत प्रचलित पेपर था। लेकिन आज के डेट में ना वो बस केवल ऐसे ही एडो पर चलते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, लोग पढ़ते भी नहीं है कि कौन व्यक्ति पर कितने केस है। एक छोटा सा विज्ञप्ति निकाल दिया जाता है, बस केवल उस पर कोर्ट का विज्ञप्ति ही काम करता है, या छोटे छोटे जितने अखबार इस टाइप के हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया, अभी तक मैंने यहाँ पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने 3 पॉइंट को उदाहरण दिया कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज भारत संघ 2002 में आया था, जिसमें कि हलफनामा देना, एफिडेविट देना अनिवार्य है। दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पर बताया कि रमेश दलाल वर्सेज भारत संघ 2005 में आया था, जिसमें कि 2 वर्ष की सजा हो जाए तो वैसी व्यक्ति को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और तीसरे मैंने बताया था कि पब्लिक इंटरेस्ट संघ वर्सेज भारत संघ की बातें हुई, जिसमें कि राजनीतिक दल को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को जानकारी देना अनिवार्य है। अब देखते हैं निष्कर्ष की यदि बात करते हैं तो एक बात हम यहां पर कहेंगे कि इसके लिए चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इसके लिए चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए, राजनीतिक का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, इसके लिए चाहे जितना प्रयास किया जाए, इसके लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात है जन जागरूकता। जब तक समाज में दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जन जागरूकता नहीं होगी, तब तक समाज का स्वरूप नहीं बदल सकता है। इसके अलावे राजनीतिक पार्टियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि अगर राजनीतिक पार्टी स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को यदि नहीं उतारती है तो फिर धनबल और बाहुबल का दुरुपयोग होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक यह टेढ़ी खीर साबित होगा अपराधीकरण को रोकना। अब एक मैं यहाँ पर आपको बात बताने वाला हूं कि बीपीएससी मेंस का प्रज्ञान बैच जो है, इसका फी है 399 रुपया। आप देख सकते हैं कि ये बैच स्टार्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये बैच केवल इसी मेंस के लिए नहीं है, जो आगे 71वीं 72वीं जो भी मेंस आवे उन सभी मेंसों के लिए है, और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। और यहाँ पर टोटल के टोटल फैकल्टी आपके सामने है। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा। जो होगा
यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस बैच की ये है खासियत कि बच्चे तो टॉपिक वाइज पढ़ ही लेते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में फंसने लगते हैं कि क्या लिखे और क्या ना लिखे। जैसे कि मैंने आज डिस्कस कराया कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन और दूसरा हो गया परंपरागत जिसको बोलते हैं, और दूसरा हो गया समसामयिकी क्वेश्चन। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन के चाहे आप मेरे से पढ़िए या कहीं से पढ़िए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन के आंसर एक ही होते हैं, परंपरागत क्वेश्चन के आंसर एक ही होते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं समसामयिकी मुद्दों का, तो समसामयिकी मुद्दों पर ही जो नंबर आगे पीछे बढ़ते हैं उसी पर रिजल्ट मेकिंग नंबर हो जाते हैं। चूंकि वह क्या है, अगर आप कोई भी घटना आप सोचिए, अपने सोच के देखिए कि आप जब अधिकारी बनेंगे तो कोई भी घटना आपके सामने आएगी, कोई भी घटना आपके सामने आएगी, तो वह घटना को क्या ट्रेडिशनल मोड में करेंगे कि या करंट इशू से, करंट बुद्धि व्यवहार से दर्शाएंगे। तो ये करंट आपके दिमाग का, प्रेजेंट ऑफ माइंड का परिचय है। इसीलिए आयोग समसामयिकी घटनाओं पर हर विषय में डालता है समसामयिकी आधारित। तो इस तरह से हम लोग आंसर राइटिंग में भी आपको प्रयास करेंगे कि आपका बेहतर नंबर, एक एक नंबर, दो दो नंबर, हर क्वेश्चन में एक नंबर दो नंबर कैसे बढ़े, ताकि एक नंबर दो नंबर बढ़ने से ना आंसर के करीब चले जाइएगा, और एक एक नंबर घटते घटते आंसर से मतलब कि रिजल्ट से दूर होते जाइएगा। रिजल्ट पाने के लिए एक एक नंबर को बटोरना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैंने बोला, यहाँ पर आंसर राइटिंग मोड पर हम लोग का सबसे बड़ा फोकस है। और ये बात मत सोचिएगा कंप्लीट सिलेबस पर काम हो रहा है, आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि कुल मिला के मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहा है। जैसे लोग सक्सेस हुए, तो कौन कौन लोग सक्सेस हुए उनके अनुसार जो है कभी कभी आएंगे, आपको जो भी होगी डाउट, उस डाउट को क्लियर करेंगे। ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको लागू की जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि स्पेशल मेंस का ही बैच है, जिसमें कि 899 रुपये फी है। मुकेश सर पढ़ाएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। अगर आपको मान लीजिए कि सब जगह पढ़े हैं, कहीं कोई दिक्कत है, तो 3 पॉइंट में दिक्कत है, तो एक बार इस कोर्स को परचेज करना ना भूलें और इसको देख लीजिए। ये मेंस का बैच है। और इसके अलावा कुछ प्रीलिम्स विद्यार्थियों के लिए भी बैच आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ए भी मेंस का बैच है। ए भी मेंस का बैच है साइंस एंड टेक का, जो कि आपको विकास सर पढ़ाएंगे। इनका तो बैच आप लोग जो लिए होंगे या जो यूट्यूब पर भी जाके देख लीजिए, अगस्ता जीएस एकेडमी पर, कि कैसे है क्या है। और मैंने बारंबार एक ही बात पर बोला कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाते तो सब है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई नहीं जाता है। उसी मोड पर हम लोग काम करने वाले हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के बच्चों के लिए यहाँ पर फिजिक्स का बैच आया है। जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए तमाम बैच, अब प्रीलिम्स का तो लगभग सिलेबस सट जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार दरोगा, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, एडीओ, बीपीएससी 72, बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल, ये सब तमाम एग्जाम के लिए यहाँ पर एक बैच आया है जो कि साइंस के लिए फिजिक्स का है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री का कंप्लीट है, जो कि 699 हिंदी मीडियम में। ये आपको प्रीलिम्स का बैच है, सेम वही बैच है। और आप इस बात को जान लीजिए कि इसके अलावा भी हम लोग तमाम एक एक करके कोर्स लाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, अन्य सब्जेक्ट के धीरे धीरे कोर्स आएंगे। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।